Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. Today we will discuss a very important difference between translation in prokaryotes and translation in eukaryotes. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ये टॉपिक कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन क्या होता है और कैसे होता है और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ट्रांसलेशन के लिए। तो गाइस ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास के बच्चों के लिए जो आरबीएससी सीबीएसई या और भी किसी बोर्ड से एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं और एनसीईआरटी बुक के लिए प्रिपेयर हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं ट्रांसलेशन के बारे में प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है mRNA से प्रोटीन बनना। सबसे पहले आपको जानना है कि mRNA से प्रोटीन बनना, ठीक है। तो mRNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है सबसे पहले। ओके, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता या फिर डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। एंड यूकैरियोट्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ट्रू न्यूक्लियस होता है या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये सब कुछ जनरल था जो आपने शुरू में या फिर अपनी 9th 10th या 11th में क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ओके, आई होप आपको इन सब में कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो you can ask me in comment section, I will help you. ओके, देखिए अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन कैसे होता है और ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स में कैसे होता है। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, mRNA से प्रोटीन बनना। ओके, सेंट्रल डॉगमा का लास्ट स्टेप है ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन मतलब mRNA से प्रोटीन बनना। तो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स 70S होते हैं और यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स 80S होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, राइबोसोम्स प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का बनने के दौरान में राइबोसोम्स का ही मेन रोल है, ठीक है। तीनों आरएनएज मिलकर rRNA, mRNA एंड tRNA, तीनों आरएनएज मिलकर क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन राइबोसोम्स जो हैं वही तो है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री। आपको याद रखना है राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होती हैं। राइबोसोम्स बनने के लिए साइट प्रोटीन बनने के लिए साइट राइबोसोम्स ही देते हैं। ओके, इसीलिए राइबोसोम्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के और यूकैरियोट्स में 80S टाइप के। तो टाइप पहला डिफरेंस। नेक्स्ट, mRNA जो होता है प्रोकैरियोट्स की बात करें तो पॉलीसिस्टोनिक होता है। ओके, पॉली मतलब बहुत सारा, मेनी। ओके, एंड सिस्टोनिक मतलब जीन यानी कि मेनी जीन्स। तो इसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं। इसमें मोनोसिस्टोनिक मतलब सिंगल जीन यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल यूनिट के अंदर एक यूनिट जो ट्रांसलेशन करेगी, जितना mRNA का पार्ट ट्रांसलेशन करेगा उसमें एक ही जीन होगा। इसमें पॉलीसिस्टोनिक में मेनी जीन्स होते हैं एंड यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक यानी सिंगल जीन होता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस, यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में शुरू करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स। इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, ये 3 होते हैं। लेकिन यहाँ पर मोर देन 10 फैक्टर्स होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इनिशिएशन का काम करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स के दौरान जो पहला अमीनो एसिड बनेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन इज अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड की चेन ही तो है। तो चेन में जो पहला अमीनो एसिड बनेगा वो होगा फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन।
क्या होगा, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन होगा, एफ मिथ्योनिन बोलते हैं इसको। ये M80 नहीं MET होगा, ओके, MET। और यहाँ पे जो पहला बनता है वो होता है सिंपल मेथोनिन, ठीक है, फॉर्माइलेटेड नहीं होता। यहाँ पे जो पहला बनता है वो फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन बनता है, और यहाँ पे जो पहला यूकैरियोट्स में जो पहला अमीनो एसिड बनता है वो होता है मेथ्योनिन ओनली, ओके। इसके बाद इनिशिएशन हो गया, मिथ्योनिन बन गया सबसे पहले, उसके बाद इलोंगेशन के लिए भी इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं। तो इलोंगेशन फैक्टर्स प्रोकैरियोट्स में तो EF मतलब इलोंगेशन फैक्टर TU एंड TS दो होते हैं, इलोंगेशन फैक्टर TU एंड TS होते हैं, ठीक है। एंड U फॉर स्टेबल एंड S फॉर अनस्टेबल, तो इलोंगेशन फैक्टर अनस्टेबल एंड इलोंगेशन फैक्टर स्टेबल, तो इस प्रकार से ये दो होते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पर यूकैरियोट्स में इलोंगेशन फैक्टर EF1 होता है, ठीक है, एक ही होता है जो ऐसा काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड ट्रांसलेशन होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में होते हैं, ओके। यानी कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता कि न्यूक्लियस अलग है और ये अलग, साइटोप्लाज्म अलग है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करता होता है, बिकॉज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, और फ्री साइटोप्लाज्म में घूमता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, और जितना ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है mRNA का, उसी से प्रोटीन बनना भी शुरू हो चुका है। यानी कि DNA से mRNA बनना और mRNA से प्रोटीन बनना, ये तीनों काम साथ में हो रहे होते हैं प्रोकैरियोट्स में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है यूकैरियोट्स में, क्योंकि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के बाहर होता है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद mRNA को बाहर आना पड़ता है न्यूक्लियस से, और उसके बाद फिर न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, उसको मैच्योरेशन के लिए कुछ स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है, जो आपकी NCERT बुक में दी भी गई हैं। स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, आपको याद हो तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है गाइस, कि कैसे स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग होती है। वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर नहीं मिलता है या नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि यहाँ पर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन साथ में नहीं होते हैं, ओके, यहाँ पर साथ में होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीडी। प्रोकैरियोट्स में तो स्पीड है, ये क्यों स्पीड है, क्योंकि कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ओके, इसलिए प्रोकैरियोट्स में स्पीड है। लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, या बहुत सारा ताम झाम होता है, इसीलिए इसमें स्लो होता है ये, ठीक है। इसके बाद लास्ट डिफरेंस, mRNA की लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, इसलिए वो जितना जल्दी अपना काम करे और काम करके अपनी ज़िंदगी निपटाए, ये उसका एम होता है। लेकिन यहाँ पे mRNA के पास लॉन्गर लाइफ होती है, तो ये क्या धीरे धीरे अपना ज़िंदगी जीता है और धीरे धीरे अपना काम करता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में mRNA की लाइफ लॉन्ग नहीं होती, शॉर्ट लाइफ होती है। तो छोटी लाइफ है तो छोटे जल्द से जल्द हम अपना एम पाकर अपना ज़िंदगी का मकसद पूरा करना चाहेंगे। तो यहाँ पे यही होता है, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि mRNA की लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। ये था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के बीच डिफरेंस। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। देखिए अगेन मैं शॉर्ट एंड स्वीट बता देती हूँ। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन होता है mRNA से प्रोटीन बनना। प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस और यूकैरियोट्स में डिफरेंसेस पाए जाते हैं इसके लिए, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम, यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक mRNA
एंड यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक mRNA। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर्स 10 होते हैं। प्रोकैरियोट्स में फॉर्मुलेटेड मेथिओनिन होती है और यूकैरियोट्स में ओनली मेथिओनिन होती है। प्रोकैरियोट्स में इलॉन्गेशन फैक्टर्स होते हैं TU एंड TS। ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स के लिए ओनली इलॉन्गेशन फैक्टर फर्स्ट है। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में कपल्ड रिएक्शन होती है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की, एंड यूकैरियोट्स में इसी प्रकार का कोई कपलिंग नहीं होता। ट्रांसलेशन अलग होती है, ट्रांसक्रिप्शन अलग होती है। ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है एंड ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है। प्रोकैरियोट्स में स्पीड ही होता है क्योंकि साथ में काम चल रहा है। यूकैरियोट्स में स्पीड नहीं होता है क्योंकि साथ नहीं चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे mRNA की लाइफ स्पैन छोटी है, इसलिए जल्दी काम करके अपना ज़िंदगी जी लेगा, एंड यूकैरियोट्स में छोटी नहीं होती है, इसीलिए ये लॉन्ग लाइफ स्पैन जीता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ ये। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है और आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार और मोर वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी सेफ, बी अलर्ट। थैंक यू सो मच गाइज।